उसके चेहरे पर सिकन थी। वो चिल्ला रही थी। एक सीधी सादी सिंपल सी लड़की जिसके कपड़े कुछ कुछ फटे हुए थे। वो बार बार बोल रही थी, मेरे साथ कुछ कर लो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, पर मुझे पैसे दे दो। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे कुछ बोलने नहीं दिया और पैसे के लिए बिना मुझसे कुछ पूछे अपने कपड़े उतार दिए। उसके बाद जो हुआ ये सुनकर तो आपका कलेजा फट जाएगा। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है। अरे पंकज, चल यार, आज मजा करेंगे। बार से बाहर निकलते समय रमेश पंकज से बोला। सोहन भी उनके साथ था। पंकज ने कहा, मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा शराब पी ली है और अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कहीं जा सकूं। रमेश और सोहन ने पंकज की बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर जबरदस्ती कार में बिठाया और एक होटल में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर रमेश और सोहन ने एक कमरा ले लिया। उन दोनों ने पहले ही फोन पर इंतजाम कर लिया था। तो होटल का एक कार्यकर्ता उनके कमरे में एक लड़की को लाया। रमेश ने उस कार्यकर्ता को पैसे दिए। वह लड़की को वहीं छोड़कर चला गया। वह एक साधारण लड़की थी। लगता था कि वह पहली बार इस तरह का काम कर रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसके कपड़े भी साधारण थे और कई जगह से फटे हुए थे। पंकज उस लड़की के चेहरे को एकटक देख रहा था। उसे उसमें मासूमियत और घबराहट के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे, जबकि रमेश और सोहन उसको केवल हवस की नज़र से देखे जा रहे थे। तभी सोहन लड़खड़ाता हुआ उठा और उसने रमेश व पंकज को बाहर जाने के लिए कहा। वे दोनों बाहर आ गए। अब कमरे में केवल वह लड़की और सोहन थे। सोहन ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। पंकज को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन रमेश और सोहन ने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी कि उन्हें होश ही न था कि वे कर क्या रहे हैं। काफ़ी देर हो गई तो पंकज ने रमेश को कमरे में जाकर देखने को कहा। रमेश भी शराब के नशे में चूर था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसे खटखटाने लगा। काफ़ी देर बाद लड़की ने दरवाज़ा खोला। उस लड़की ने रमेश से कहा कि उसका दोस्त सो गया है, उसे उठा लो। नशे की हालत में चूर रमेश उस लड़की की बात सुनने के बजाय उसको पकड़कर उसे अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। पंकज दूर बरामदे में बैठा यह सब देख रहा था। रमेश को भी कमरे में गए काफ़ी देर हो गई तो पंकज ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार भी उसी लड़की ने दरवाज़ा खोला। वह अब परेशान दिख रही थी। उसने पंकज की तरफ देखा और कहा, बाबूजी, ये लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं और मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। मुझे पैसे की ज़रूरत है और जल्दी घर भी जाना है। कहते हुए उस लड़की का गला बैठ सा गया। पंकज ने लड़की को अंदर चलने को कहा और थोड़ी देर में उसे उसी होटल के दूसरे कमरे में ले गया। उसने जाते हुए देखा कि रमेश और सोहन शराब में चूर बिस्तर पर पड़े थे। पंकज ने दूसरे कमरे में उस लड़की को बैठने को कहा। लड़की घबराते हुए बैठ गई। वह थोड़ा जल्दी में लग रही थी। पंकज ने उसे पास रखा, पानी पीने को दिया, जिसे वह एक सांस में ही पी गई। पानी पीने के बाद वह लड़की खड़ी हुई और पंकज से बोली, बाबूजी, अब जो करना है जल्दी करो, मुझे पैसे लेकर जल्दी घर पहुंचना है। पंकज को उस मासूम की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने उसे पैसे दे दिए तो उसने पैसे रख लिए और पंकज को पकड़कर बिस्तर पर ले गई और अपने कपड़े उतारने लगी। पंकज ने उसका हाथ पकड़ा और कपड़े खोलने को मना कर दिया। लड़की बोली, नहीं बाबूजी, चमेली ऐसी लड़की नहीं है जो बिना काम के किसी से पैसे ले ले। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन भीख नहीं लूँगी। पंकज अब बोल नहीं पा रहा था। तभी चमेली ने पंकज का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले गई। यह सब इतना जल्दी में हुआ कि पंकज कुछ कर नहीं पाया। चमेली ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और पंकज के भी कपड़े उतारने लगी। अब चमेली पंकज के इतने नज़दीक थी कि उसके मासूम चेहरे को वह बड़े प्यार से देख रहा था। वह चमेली के किसी बात का
विरोध नहीं कर पा रहा था। उसके मासूम हाव भाव व चेहरे से पंकज की नज़र हटती तब तक चमेली ने पंकज को अपनी बाहों में लेकर उसे प्यार करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक कमरे में आवाज़ गूंजती रही और उसके बाद सभी दीवारें पंकज और चमेली के प्यार से शांत हो गईं। वह सब कुछ कर चुकी थी जो एक पति पत्नी करते हैं। चमेली ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और होटल के कमरे में बाहर निकलकर चली गई। पंकज अभी भी चमेली के ख्यालों में खोया हुआ था। समय बीतता गया, लेकिन पंकज के दिमाग से चमेली निकल नहीं पा रही थी। एक दिन पंकज बाजार में सामान खरीद रहा था। उसने देखा कि चमेली भी उसके पास की ही दुकान में सामान खरीद रही थी। पंकज उसको देखकर खुश हुआ। उसने चमेली को आवाज़ दी तो चमेली ने मुड़कर देखा और फिर दुकानदार से सामान लेने में जुट गई। पंकज उसके पास पहुंचा। चमेली ने पंकज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। चमेली ने सामान खरीदा और दुकान से बाहर निकल गई। पंकज उसके पीछे से आवाज़ देता रहा, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद पंकज को चमेली फिर दिखाई दी। उस दिन पंकज ने चमेली का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से दूर खींचकर ले गया और उससे उसकी पिछली बार की हरकत के बारे में पूछना चाहा। तो पंकज के पैरों के जमीन खिसक गई। उसने देखा चमेली का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसे अपनी फटी चुनरी से अपना पेट छिपा रखा था। जो कुछ बाहर दिख रहा था, चमेली वहाँ से जाने के लिए पंकज से जोर आजमाइश कर रही थी। पंकज ने किसी तरह से उसे शांत किया और भीड़ से दूर एक चाय की दुकान बिठाया। पंकज ने गौर से चमेली की तरफ देखा तो उसका दिल बैठ गया। चमेली सचमुच बहुत कमज़ोर थी। पंकज ने चमेली से उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो पहले तो कुछ वो बोली नहीं, लेकिन पंकज ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह रोने लगी। पंकज कुछ समझ नहीं पा रहा था। चमेली ने अपने आंसू पोंछे और बोली, बाबूजी, मेरी ये हालत उसी दिन से है जिस दिन आप और आपके दोस्त मुझे होटल में मिलने थे। पंकज ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो वह फिर बोली, बाबूजी, मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ। मैं उस गंदे नाले के पास वाली कच्ची झोपड़पट्टी में रहती हूँ। उस दिन पुलिस मेरे भाई को पकड़ कर ले गई थी क्योंकि वह गली में चरस गांजा वगैरह बेच रहा था। उसे जमानत पर छुड़ाना जरूरी था और मेरे माँ बाप के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था। अब मुझे ही कुछ करना था। मैंने अपने पड़ोस में सबसे पैसा मांगा, लेकिन किसी ने पैसा नहीं दिया। थक हार कर मैं बैठ गई तो मेरी एक मौसी बोली कि इस बेरहम जमाने में कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता। मौसी की यह बात मेरी समझ में आई और मैं आप और आपके दोस्तों तक पहुंच गई। चमेली चुप हुई तो मैंने उससे अपने चेहरे के दर्द को छिपाते हुए पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? चमेली ने कहा, बाबू, ये सब जानकर आप क्या करोगे? यह तो मेरी किस्मत है। पंकज ने फिर जोर दिया तो चमेली बोली, बाबू, उस दिन आपके दिए गए पैसे से मैं अपने भाई को हवालात से छुड़ा लाई तो भाई ने पूछा कि पैसे कहाँ से आए। मैंने झूठ बोल दिया कि किसी से उधार लिए हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह फिर बोली, बाबू, सबने पैसा देखा, लेकिन मैंने जो जिस्म बेचकर एक जान को अपने शरीर में आने दिया तो उसे सब नाजायज़ कहने लगे और जिस भाई को मैंने बचाया था वह मुझे धंधे वाली कहने लगा और मुझे मारने लगा। वह मुझे रोज ही मारता है। यह सुनकर पंकज के कलेजे का खून सूख गया। इस सब के लिए वह खुद को भी कसूरवार मानने लगा। उसकी आंखों में भी आंसू छलक आए थे। चमेली ने यह देखा तो वह बोली, बाबूजी, इसमें आपका क्या कसूर है? अगर मैं उस रात आपको जिस्म नहीं बेचती तो किसी और को बेचती, लेकिन बाबू, उस दिन के बाद से मैंने अपना जिस्म किसी को भी नहीं बेचा। यह कहते हुए वह चुप हुई और कुछ सोचकर बोली, बाबू, उस रात आपके
अच्छे बर्ताव को देखकर मैंने फैसला किया था कि मैं आपकी इस प्यार की निशानी को दुनिया में लेकर आऊंगी और उसी के सहारे ज़िंदगी गुजार दूंगी, क्योंकि हम जैसी गरीब लड़कियों को कहाँ कोई प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। इतना कहकर चमेली का गला भर आया। वह आगे बोली, बाबू, यह आपकी निशानी है और मैं इसे दुनिया में लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। इतना कहकर वह तेजी से उठी और अपने घर की तरफ चल दी। यह सुनकर पंकज जैसे जम सा गया था। वह कहकर भी कुछ नहीं कह पाया। उसने फैसला किया कि कल वह चमेली के घर जाकर उससे शादी की बात करेगा। वह रात पंकज को बहुत लंबी लग रही थी। सुबह पंकज जल्दी उठा और बदहवास सा चमेली के घर की तरफ चल दिया। वह उसके मोहल्ले के पास पहुंचा तो एक जगह बहुत भीड़ जमा थी। वह किसी अनहोनी के डर को दिल में लिए भीड़ को चीरकर पहुंचा तो उसने जो देखा तो जैसे उसका दिल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। चमेली जमीन पर पड़ी थी, उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी। पंकज ने जल्दी से पूछा कि क्या हुआ, तो किसी ने बताया कि चमेली के भाई ने उसे चाकू से मार दिया है, क्योंकि सब चमेली के पेट में पल रहे बच्चे की वजह से उसे बेइज्जत करते थे। पंकज पीछे हटने लगा। अब उसे लगने लगा था कि वह गिर जाएगा। तभी पुलिस का सायरन बजने लगा तो भीड़ छटने लगी। पंकज पीछे हटते हुए चमेली को देख रहा था। उसका एक हाथ अपने पेट पर था और शायद वह अपने प्यार को मरते हुए भी बचाना चाहती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उनकी खुली आंखों से पंकज को कहना चाहती हो, बाबू, यह तुम्हारे प्यार की निशानी है, पर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। पंकज पीछे मुड़ा और अपने घर पहुंचकर रोने लगा। वह अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वह कल ही उससे शादी की बात कर लेता तो शायद चमेली जिंदा होती। बारिश होने लगी थी। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। वो भी चमेली के प्यार के लिए रो रहे थे। दोस्तों, अगर कोई ऐसा आपके पास आता है तो प्लीज़ उसका फ़ायदा ना उठाएं। हो सके तो उसकी मदद ज़रूर करें। अगर चमेली को पैसे की मदद मिल गई होती तो वो अपना जिस्म नहीं बेचती और ना ही इस दुनिया को छोड़कर उसको जाना पड़ता। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपको क्या कहना है, कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ध्यान रखने वाली बात, आपके दाहिने तरफ एक घंटी बनी हुई है, बेल का आइकन है, उसको दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊँ ना, सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आपकी कृपा बनाए रखिए, सुनते रहिए स्टोरीज़ को, शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगली ऐसी और सच्ची घटना पे। तब तक के दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए।